बिकॉज इसी वीक हम लोग इतने सारे हैक्स देख रहे हैं, मतलब डेली ऑन एवरी वीक वी सी वन और टू रग पुल्स या हैक हो रहे हैं, बट इस वीक इतने सारे हैक्स है और ऊपर से इतना मार्केट डाउन गया है, तो आई थिंक इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट जो मतलब दोनों चीज को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसी के Correct. कारण बहुत सारा चीज हम लोग देख सकते हैं कि डाउन जा रहा है। PayPal has called their UK-based operations or UK-based users crypto purchases. जो खतरों के खिलाड़ी है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, वो स्टॉप लॉस सेट करके फिर थोड़ा-सा देख सकते हैं अपसाइड के लिए, वही 5-7%, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ही एकदम से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कांड हुआ है ना Correct. बहुत सारा। हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक का लाल इश्क। हर तरफ आपको लाल ही लाल नज़र आएगा, और चलिए जानते हैं कि इस वीक का जो मार्केट अपडेट्स है वो क्या है और कितना लाल हम लोग और देख सकते हैं या कुछ खड़ा का भी चांसेस है। तो वेलकम टू A to Z वीकली पॉडकास्ट, जहाँ पे हम लोग इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में बात करते हैं और मार्केट्स का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भी आपको शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बट अभी तक अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लोग हमारे सोशल चैनल्स को नहीं देख रहे, तो जल्दी से आकर सब्सक्राइब कर दीजिए कि हम लोग ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेते आएंगे आपके लिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीक ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने के लिए, बस आपको कुछ कारण बताने वाले हैं जिससे हम लोग को पता चलेगा ये कांड किस कारण से हुआ है। तो चलिए कांड के बारे में बातचीत शुरू करते हैं, जो क्रिश स्टार्ट करेंगे। तो इस वीक हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बैंक्रप्सी एंड कुछ स्कैम्स के बारे में। तो बेसिकली दिस वीक हैज बीन अ बैड वीक फॉर द क्रिप्टो स्पेस। एक दिन में करीब करीब 15% मार्केट गिरा है, which is perhaps the biggest after FTX crash. एंड यहाँ पे सबसे पहला जो है प्राइम ट्रस्ट फाइल्स फॉर चैप्टर 11 बैंक्रप्सी। तो प्राइम ट्रस्ट एक यूएस बेस्ड कस्टोडियन थे, एंड दे हैव सेड दैट दे हैव एसेट्स बिटवीन 50 to 100 million dollars, एंड उनका लायबिलिटीज अभी है 100 to 500 million dollars, एंड दे हैव क्रेडिटर्स बिटवीन 25,000 to 30,000 creditors. So most of the people who are creditors in Prime Trust, so they were doing B2B2C business. यहाँ पे they were holding custody for some other clients, and their clients are used to deposit money. तो Prime Trust के bankruptcy filing के कारण कुछ other businesses को भी शायद bankruptcy file करना पड़े, because their asset is stuck with Prime Trust. तो इसीलिए जब भी कोई कस्टोडियन के पास आप अपना एसेट रख रहे हो, चाहे वो लाइसेंस्ड हो या चाहे नॉन लाइसेंस्ड हो, जस्ट आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, सो यू शुड सी इफ देयर इज अ वे दैट दे कैन मूव योर मनी, एंड सेकंड इफ यू हैव ऑल योर प्राइवेट कीज अंडर योर कंट्रोल और नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कस्टोडियन को चूज करने के लिए। तो होपफुली दिस विल नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिजॉल्व, क्योंकि ऑलरेडी कुछ कंपनीज प्राइम ट्रस्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्ट जता चुके हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉसेस दैट दे हैव, बट बिकॉज कि दे आर लाइसेंस्ड इन यूएस, एंड यूएस में लाइसेंस पाना काफ़ी डिफिकल्ट है, तो इसलिए दे हैव इंटरेस्ट। लेट्स सी क्या होता है आगे। इसके साथ आई थिंक एवरग्रांडे, जो कि चाइना में बहुत बड़ा था एक टाइम पे, अभी यूएस में चैप्टर 15 बैंक्रप्सी फाइल किया है, जिसके कारण they will be able to protect their US assets while they try to restructure a deal. So this is not related to the crypto market, but this is heavily influencing a lot of different markets, क्योंकि डर ये है कि चाइना शायद अपना यूएन को डिवैल्यू करे, जो कि उन्होंने यूएस डॉलर के साथ पेग किया हुआ है। So अगर चाइना ये करता है तो आई थिंक मार्केट्स विल रिएक्ट टू इट, एंड देयर विल बी अ बिग क्रैश बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि चाइना शायद ऐसा करने पे मजबूर हो, बिकॉज लॉट ऑफ चाइनीज स्टेट गवर्नमेंट्स मनी आर स्टक विद एवरग्रांडे, क्योंकि बैंक्स ने इनको लोन दिया है, एंड दोज बैंक्स आर नॉट बीइंग एबल टू रिपे देयर क्लाइंट्स। So this is the problem. Krish, I think I've heard from somewhere, or maybe this is like a rumor. So just to clear things out, so कहीं पे मैंने देख रहा था after all these red candles,
कि कोई लोग बोल रहे यूएसडीटी का भी कुछ कनेक्शन है एवरग्रांडे के साथ, दे आर होल्डिंग 5% ऑफ अराउंड 5% ऑफ देयर बॉन्ड्स, सो ड्यू टू दिस क्रैश मे बी यूएसडीटी कैन आल्सो डिपेग। तो आप इस पे क्या बोलना चाहिए? देखिए यूएसडीटी लास्ट ईयर अप्रैल 2022 या मार्च 2022 के पहले तक they used to hold Chinese paper. So Chinese paper is like US government bonds, but for China. So they had this on their books, and the US came down heavily on them, I think in June last year or just before June last year. And then by September last year, Tether currently only holds US bonds, US treasury bonds, and Bitcoin. So I don't know for sure कि अगर they are holding 5% of Evergrande's group or not. It may be, it might not be, but on papers, Tether has enough balance to defend their peg, and I don't think there will be a depeg. अगर depeg होता है तो it will be repeg soon, because Tether has a big and open holdings of short-term US Treasury bonds, USD, and Bitcoin. I think they can defend the peg, and this last half of the year alone, they have made quite a bit of money, for which they have converted their profits to Bitcoin. So I think this is just a rumor for now. I don't think कि ऐसा कुछ है. अगर होता तो उनके डिक्लेरेशन में या फिर उनके ऑडिट में जरूर आता. Right. इसके साथ हम लोग आते हैं कुछ स्कैम्स और कुछ रफल्स के बारे में. तो when there is crypto, there is scams. Like if you are born, you will die. So this is the kind of truth there is to crypto right now. If you are somebody in the DeFi space, you would know that most of the time you have to use different bridges. आपको different wallet से bridge use करके कोई और wallet में transfer करना होता है, तो bridge holds your money. आप कोई directly lending platform या फिर कोई borrowing platform या DEX पे पैसा डालते हो for doing yield जनरेशन, तो यू डोंट नो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या वल्नरेबिलिटी है या वो किस तरीके से डिप्लॉय किया गया है. सो दिस इज फॉर द प्रोज. फॉर जनरल पब्लिक आई डोंट थिंक यू शुड रियली पुट योर मनी ऑन DeFi, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि इथेरियम में आप इथेरियम खरीद के आप डालते हो कहीं पे, एंड देन इथेरियम प्राइसेस गोज अप लेट्स से 50% और 40%, तो आपको जो एडिशनल 3-4-5% इथेरियम का यील्ड मिलता है अगर आप DeFi में स्टेक करते हो. सो आई थिंक दैट इज नॉट वर्थ इट इफ यू डोंट नो द रिस्क. इफ यू नो द रिस्क, डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज देन यू कैन कंपाउंड योर इथेरियम मच फास्टर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑन चेन स्टेकिंग करते हो तो इथेरियम विल गिव यू अराउंड 4-5% यील्ड. नाउ लूपिंग स्ट्रैटेजी यूज करके लोग क्या करते हैं, पहले स्टेक करते हैं, फिर जाके उसके अगेंस्ट में USDT लोन लेते हैं, फिर जाके इथेरियम खरीद के स्टेक करते हैं, फिर USDT लोन करते हैं. तो इस तरीके से वो लूप करते करते इथेरियम का जो बेसिक यील्ड है 4-5%, वहाँ से 9-10-11-12% तक ले जाते हैं. बट रिस्क ये रहता है कि लिक्विडेशन होने का चांस है, एंड जहाँ पे वो लेंड किए हैं या फिर जहाँ से वो बोरो किए हैं, दैट प्लेटफॉर्म माइट गेट हैक्ड. तो दैट इज अ बिग रिस्क. तो आप ये 10-12% के लिए अपना पूरा 100% एसेट रिस्क ले सकते हो या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर है. सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू से. यहाँ पे this is like in Base, we have seen that whatever tokens or projects came in after the launch of Base, most of them I think are scams, and ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे कि वो 2-3 दिन में रग पुल करके निकल रहे हैं. तो आपका क्या ख्याल है, लाइक Base को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? अभी तो बहुत सारे क्योंकि Base में क्या है ना कि there is hardly many ways you can track कि किस तरीके से बेस में पैसा मूव हो रहा है. तो अभी शायद रिसेंटली जाके उन्होंने कुछ ब्रिजेस एक्टिवेट किए थे, अदरवाइज ओनली द प्रोज कुड पुट इन देयर मनी फ्रॉम वन चेन टू बेस, राइट. तो काफ़ी डिफिकल्ट था. तो इसीलिए बेस पे लोग अभी जा रहे हैं, क्योंकि दैट्स द हॉटेस्ट चेन राइट नाउ. तो जब आर्बिट्रम लॉन्च हुआ था, यू वुड हैव सीन कि लॉट ऑफ स्कैम्स वर हैपनिंग ऑन आर्बिट्रम. जब Binance Smart Chain लॉन्च हुआ था, lot of scams were happening on Binance Smart Chain. So this is a normal trend where people will want to launch some new coins, giving liquidity by themselves so that other people deposit liquidity and then scam the money and borrow. So this is why a lot of people are targeting Base right now. But it's not something new. We have seen it before. तो यहाँ पे Swordlend बोल के एक lending platform था जो कि Base पे था, and they rugged people from around 800K to like 50K USD.
So this is one of the scams that happened. दूसरा scam जो है वो है exactly protocol पे, जो कि है OP layer 2 पे. So they got exploited over $7 million, जो कि BlockSec ने report किया है, and estimated losses for about like 4,300 ether, roughly $7.3 million, and the protocol had TVL of like 3.6 million. तो अगर आप देखते हो तो almost 1/5 of their TVL has been lost, and since 1/5 of the TVL has been lost, other people who are already putting in their money, they will start taking out. So now what will happen कि जो भी पहले पैसा निकाल सकता है, they will have lesser slippage. तो मूव करते करते ऐसा हो जाएगा कि like people who want to take money the last, they will have the biggest slippage and they will lose out the most. But at the end of the day, you have to consider कि do you want to put a money in a platform which has just been hacked or exploited or compromised in some way, because you don't know what is the level of this compromise. So I would suggest you take the losses, go and put your money on some other steady swaps or dexes or liquidity pools, whichever runs you the best. Finally, Rocket Swap. तो Rocket Swap ने भी एक हैक या एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जो कि बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि द टीम नीडेड टू यूज ऑफलाइन सिग्नेचर व्हेन डिप्लॉइंग द लॉन्च प्लान. तो बेसिकली जब कोई ऑफलाइन सिग्नेचर यूज करता है, दिस ऑफलाइन सिग्नेचर इज स्टोर्ड समवेयर एंड दे हैव पुट द प्राइवेट कीज ऑन द सर्वर. तो ब्रूट कीज यूज करके, ब्रूट फोर्स यूज करके, ब्रूट फोर्स इज बेसिकली दे आर यूजिंग हाई कंप्यूटिंग पावर टू हैक द सर्वर डायरेक्टली सो दैट दे कैन गेट एक्सेस टू व्हाटएवर इज ऑन देयर. तो इस कारण से उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने डिप्लॉय किया था, वहाँ से assets were hacked because they could not be saved as they got access to the private keys which were stored on the server. So they are saying currently that the loss of farm assets is only a concern. DEX is not affected in any way, but they don't know for sure and they cannot confirm for sure that DEX is not affected in any ways because their private keys has been compromised. Along with it, what other things has been compromised, they may not say clearly. तो जब तक ये क्लियर नहीं होता है, आई वुड सजेस्ट नॉट टू पुट योर मनी इन दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ऑलरेडी हैक हो चुका है या दैट इज ऑलरेडी अंडर सम काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट. सो दिस हैपेंस कि एक्सप्लॉइटर ऑलरेडी इस तरीके के प्लेटफॉर्म में आके बैठे रहता है, जब तक उनका TVL बढ़ता रहता है, दे डोंट डू एनीथिंग एंड देन दे सडनली रख पुट्स. ये ऐसा नहीं कि सडनली आज ही हुआ है, आज ही वो पैसा निकाल लिया. That is a very rare case. Generally, people get into these systems for a long time and they just sit and observe quietly, and then suddenly when the TVL is up to a certain threshold कि जहाँ पे वो निकाल सकते हैं and they will get a good profit, then they will do it. Now why? Because आप सोचो कि अगर आपका TVL है $1 million और आपको $500,000 $600,000 स्पेंड करना पड़ रहा है of 2-3-4 months time to hack that. The chance of doing that is let's say 50-50. तो आपका 50% चांस है लॉस होने का, पर वहीं पे अगर आप $500,000 देके आप $50 million का एक TVL वाला चेन को आप हैक करना चाहते हो, जहाँ पे एफर्ट सेम है, रिवॉर्ड्स आपका 100 times मोर है. सो विच वन विल यू चूज? तो इसीलिए हैकर्स विल ऑलवेज स्टे इन द सिस्टम फॉर सम टाइम बिफोर दे एक्चुअली गो एंड हैक द सिस्टम. डज इट मेक सेंस? Right. Yes. And Krish, I think like what do you think? या अभी like मार्केट डाउनटर्न के बाद और इसी वीक में इतने सारे हैक्स क्यों हुए? लाइक सारे हैकर्स आर देयर ग्रुप हु इज सिटिंग इनटू ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स, या उनको अभी लगा कि अभी मार्केट डाउन जाने वाला है तो जल्दी से जितना बनाए हैं उतना लेके निकल लेते हैं. सो व्हाट मे बी द केस? लाइक इसी वीक इतने सारे एक्सप्लॉइट, इतने सारे हैक्स रख पुल्स क्यों हो रहे हैं? आई थिंक ये दूसरा वाला जो आपने सिनेरियो बोला शायद यही है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जा रहा था तो समझ लीजिए कोई हैकर ने 3-4 महीने 5 महीने यूज़ करके अपना $300-400-500 के डॉलर्स का खर्चा करके कोई एक स्वैप में या फिर कोई एक डेक्स में वल्नरेबिलिटी को हैक करके दे आर सिटिंग ऑन अ वेरी जूसी TVL. और जब मार्केट डाउन हो रहा है तो ऑब्वियसली द होल TVL इज गेटिंग क्रैश्ड, राइट? तो अगर किसी का $50 million का TVL है, मार्केट क्रैश हो रहा है, तो दैट TVL इज गोइंग टू गो डाउन बाय अ लॉट. तो उस मोमेंट में हैकर्स या तो उनको और 6 महीना 8 महीना वेट करना पड़ेगा एंड दे हैव टू रिस्क कि इसके बीच देयर इज नो ऑडिट्स और देयर इज नो वाइट लेवल हैकर्स जो आके बोल सकते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी है, पैच इट. सो इस कारण से भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द मार्केट क्रैश दे स्टार्टेड
exploiting in DeFi's platforms which were already sitting on. ये कारण हो सकता है. Thanks to our fantastic sponsor that makes the show possible, XREX, a global leader in fiat to crypto exchange. XREX is our preferred crypto exchange from 2020. If you do not have an account with XREX, consider signing up using the link in the show note below. Trade cryptocurrencies with USDT, USDC, or directly with USD on XREX, one of the world's safest and most secure crypto exchanges, which is invested by Taiwan's National Development Fund and run by international cybersecurity experts. You can also send crypto for free to other XREX users with XREX BitCheck, which escrows your funds with a contract, making P2P transactions much safer and easier. Or use its advanced grid trading feature to DCA your crypto. Link in the comments below. बिकॉज इसी वीक हम लोग इतने सारे हैक्स देख रहे हैं, मतलब डेली ऑन एवरी वीक वी सी 1 और 2 डक पुल्स या हैक हो रहे हैं, बट इस वीक इतने सारे हैक्स है और ऊपर से इतना मार्केट डाउन गया है, तो आई थिंक इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट जो मतलब दोनों चीज को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसी के कारण बहुत सारा चीज हम लोग देख सकते हैं कि डाउन जा रहा है. या और यहाँ पे ये भी है कि हार्बर प्रोटोकॉल हैज आल्सो बीन एक्सप्लॉइटेड. सो उनके टीम ने भी यहाँ पे कहा है कि किस तरीके से एक एड्रेस को उन्होंने मार्क किया है कि इस एड्रेस को यूज करके हैकर ने यहाँ पे हैक किया है. तो एज आई सेड कि लाइक हैकर ऑलरेडी हैक करके सिस्टम में बैठा हुआ रहता है एंड दे वेट टिल देयर इज जूसी एनफ टीवीएल. और इस डाउनफॉल के कारण आई थिंक सम ऑफ द हैक्स मे नॉट बी एज बिग एज इट माइट हैव बीन अगर टीवीएल बढ़ते रहता. सो आई वुड से like the only good thing about this is like because of this crash a lot less has been hacked than actually would have been because all these platforms were already compromised. अब हैक के बारे में आते हैं तो और थोड़े अच्छे न्यूज़ में आते हैं जो कि सेंट्रलाइज स्पेस में है. तो PayPal has called their UK based operations और UK based users crypto purchases. ये मेनली 2 रीजन से हुआ है. एक तो ये हुआ है कि यूके का जो वॉचडॉग है या फाइनेंशियल मार्केट का जो वॉचडॉग है, जैसे इंडिया में सेबी है या यूएस में SEC है, तो यूएस का है FCA फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी. सो दे हैव टाइटन्ड द रूल्स अराउंड क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटीज. तो इसलिए या तो PayPal डिड नॉट टेक द राइट licenses or they did not register with the right authorities to allow crypto buy and sell for the users, and or FCA ने अभी recently all crypto businesses को कहा है कि they have to comply with travel rule. So basically they are saying कि now crypto is on par with financial services like banks and e-money institutions, payment companies, etc. And they have to comply by the travel rule. So this makes crypto on par with financial regulators and registered licensed businesses in UK. तो ये एक अच्छा न्यूज़ इसलिए है क्योंकि this gives clarity to all the virtual digital asset platforms in UK that what are the things they should do, and this also makes the users safe. तो इससे क्या होता है कि अगर कोई ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, then the government has the right to do due diligence to see what kind of company they are running, what kind of risk compliance they are running, what kind of KYC AML they are running, and then they can say, okay, fine, you are up to the mark and you are not up to the mark. So this license or this registration is not a guarantee that this platform will not go bust. But at least it's something for the people to understand that yes, the government has seen that they are doing everything by policy. देखिए business जो है, business कोई decision के लिए खराब हो सकता है, can go into losses, but at least the government is doing something on their own. कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि even if the government does these things, they really don't know what they are doing, and problem वहाँ पे आता है. तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जाके उनका KYC AML उनका जो वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके सारे डिटेल्स लेके द गवर्नमेंट does all the due diligence. But wallet service provider जो है वो अगर बाहर बैठा हुआ है from that country, then if something happens, the government cannot do anything.
राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ ये है कि जब कोई क्रिप्टो एक्सचेंज अपने यूज़र का पैसा लेके दे आर डूइंग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ऑन अनदर एक्सचेंज, तो अगर दूसरा कोई एक्सचेंज बंद हो जाता है, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ लाइसेंस यू हैव, नो मैटर हाउ सिक्योर योर प्लेटफॉर्म इज, यू आर स्टिल गोइंग टू फेल। तो प्राइम ट्रस्ट के साथ यही हुआ, नो मैटर हाउ लाइसेंस दे वर, दे स्टिल फेल। सो ऑन वन साइड इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि the user will have some sort of option to choose from, and all the bad players will be weeded out, or most of the bad players will be weeded out over time. तो इसी के साथ we come to the first half of our discussions, and now Souvik will take over to discuss why market is going red and what's the hope of seeing green soon, or is there any hope? Not sooner, of course. But yeah, certainly after some time we will see green candles, but not right now or not anywhere sooner. Okay, तो पहले हम लोग हर वीक की तरह डिस्कस करते हैं BTC USDT का चार्ट और इसका प्राइस एक्शन लास्ट वीक में क्या हुआ, ऐसे हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट वीक का वीडियो अगर आप लोग रिवाइंड करके देखोगे तो हम लोगों ने कुछ चीज़ डिस्कस किया था। जैसे यहाँ पे जब 29,300 400 उस जोन में था BTC, तो हम लोगों ने ये बोला था कि अगर इसका क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग या फिर एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग 30,000 के ऊपर नहीं होता है तो फिर आप लोगों को बुलिश नहीं होना है। उल्टा ये चांस है कि 29,000 का अगर डोर जो है वो अगर ब्रेक होता है तो तबाही आ जाएगा। देखिए तबाही बहुत जल्दी ही आया, और 3 कैंडल में जो लोग शॉर्ट साइड पे यहाँ पे बैठे होंगे 29,000 ब्रेक करने का इंतजार करके वहाँ पे शॉर्ट्स पोजीशन बनाए होंगे, वो लोग तो अभी मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट बना के अभी प्रॉफिट पे बैठे हुए होंगे। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग पार्शियली अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर पूरा ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद और एक जोन आएगा जो है 25,000। 25,000 के नीचे फिर से अगर कोई रेड कैंडल का क्लोजिंग होता है तो फिर वहाँ पे भी एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन के आएगा। लॉन्ग साइड का फिलहाल व्यू आप मत रखो, यहाँ पे 2-3 चीज़ हो सकता है। देखिए हम लोग पहले इसको यहाँ से देख लेते हैं। ये जो 2 EMA है, हम लोगों ने बोला था कि एक ये जो 2 EMA का बीच का डिस्टेंस है ये बहुत जल्दी मतलब कवर करता है इस टाइप का फॉल जब होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन सकता है सिनेरियो, यहाँ पे 2-3 प्रोबेबिलिटी है। एक है 25,000, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, नंबर 1। सेकेंड है क्या, ये जो प्राइस पॉइंट अभी जहाँ पे BTC है 26,154 या फिर 26,000 ही मान लो आप मोटा मोटा, तो फिर वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस होके इधर जा सकता है जो कि है आपका 27,000। ये बेसिकली होता क्या है, ये एक जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट के लिए जा रहा है ये, ठीक है। फिर वहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो अगर यहाँ पे टच करने के बाद रेड कैंडल बनना चालू होता है और एक अच्छा खासा मतलब 500-700 पॉइंट का रेड कैंडल बनना चालू हो जाता है, तो फिर आप लोग समझ लो कि वही सिनेरियो रिपीट हो रहा है। ये रिटेस्ट के लिए गया, रिटेस्ट फेल हो गया, फिर नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे RSI जो है वो काफी नीचे दिखा रहा है, 20 के आसपास दिखा रहा है, तो मतलब मार्केट इज ओवरसोल्ड। तो अगर मैं एक्चुअली डिस्कस करने ही वाला था ये चीज, हम लोगों ने लास्ट टाइम है ये मार्क करके रखा हुआ है। देखिए पहले हम लोग लिख देते थे कि डबल टॉप कमिंग डाउन फ्रॉम द क्लिफ, और ये देखिए यहाँ पे जो है, और ये जो आप लोग एक लाइन ट्रेंड लाइन खींचोगे ना तो ये डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। प्राइस में हम लोग का एक्शन नहीं देखने को मिला था, तभी हम लोगों ने यहाँ पे ही हम लोग का जो व्यूअर्स है उन लोगों को थोड़ा सा अलर्ट कर दिया था कि आप लोग देख सकते हो कि जो स्ट्रेंथ है ना मार्केट का वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जो फॉल आएगा वो बहुत मेजरली और बहुत जल्दी आएगा। जैसे 10-15% का फॉल हुआ है बहुत क्विकली, तीन कैंडल में हार्डली हुआ है, देखिए। तो फिर जो लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट, ये मान लो कि यहाँ पे जो लोग लॉन्ग पोजीशंस बनाए होंगे, यहाँ पे अगर वो लोग प्रॉफिट बुक नहीं किया और बैठे रह गए तो फिर तो उन लोग के लिए कुछ नहीं हो सकता। ऑनेस्टली आपको प्रॉफिट बुक करना है, उसको घर पे लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रेडर लोग का बात मैं कर रहा हूँ, ट्रेडर लोग तो अचानक से इन्वेस्टर, मार्केट में कहावत है कि ट्रेडर लोग जब लॉस में चले जाते हैं तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो आप लोगों को पहले ये देखना है कि आप जो कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कर रहे हो या फिर उसका मोटिव क्या है। आप लोग ट्रेडिंग के लिए अगर कर रहे हो शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो आपको प्रॉफिट बुक करके ले जाना ही सही रहेगा। तो ये हो गया BTC का एक्सपेक्टेड मूव, ये सब हो सकता है। हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट इथेरियम का क्या है। इथेरियम का देखिए वही सेम चीज़ है। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, रेड कैंडल बना, क्लोजिंग उसके नीचे दे दिया, उसके बाद तुरंत से देखिए 2 कैंडल में कितना नीचे आ गया। इनफैक्ट आप लोग अगर लो को मार्क करोगे तो 1550 तक गया है,
मतलब यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट्स बनाए होंगे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके, यहाँ पे देखिए हुआ क्या था, ये क्रॉस किया, लेकिन आपको कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल 2 बना दिया, उसके बाद ये ऊपर चला गया। यहाँ पे वैसा नहीं हुआ, फर्स्ट कैंडल ब्रेक हुआ, सेकेंड कैंडल ये है कंफर्मेशन कैंडल। ये कैंडल जब भी बनना कंप्लीट हो जाता है ना, तभी आप लोगों को मतलब 90% चांस ये है कि वो उसके बाद नीचे ही जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट्स बनाए होंगे तो फिर तो वो काफी अच्छा प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो इथेरियम का अभी जो लेवल है, इस लेवल पे थोड़ा टाइम बिता सकता है ये, उसके बाद हालांकि वो नीचे की तरफ जाएगा, तो आप लोग अकॉर्डिंगली उसको देख के फिर ट्रेडिंग वगैरह करो। बुलिश साइड में आप लोगों को एकदम सा बुलिश तभी होना है जब इसके ऊपर, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रॉस करके फिर से ये चैनल के अंदर इथेरियम जाता है, उससे पहले नहीं। लेकिन शोभिक, हाँ। अगर आप RSI देखते हो तो RSI इज ओवरसोल्ड, राइट? लाइक 20-22 के आसपास है, तो जनरली वो थोड़ा पुल बैक देगा, जैसे आपने भी कहा कि वो जाके वही तो टेस्ट करेगा। वही चीज जो है ना, पुल बैक, वो एक्चुअली रिटेस्ट होता है। यहाँ पे होता क्या है, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट्स बनाए होंगे वो लोग यहाँ पे पोजीशंस को बुक करेंगे, तो वो बुक करने के चलते वो ऊपर जाएगा। और अगर लोगों को ये लगा कि नया बायर्स यहाँ पे आ रहा है, वो एक्चुअली गलत नोशन है। नया बायर्स यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, रिटेस्ट करने के लिए। फिर से इस पोजीशन पे जाके नया सेलर्स वगैरह ऐड हो जाएंगे, तब ये नीचे की तरफ मूव स्टार्ट करेगा। तो ये जो है ना, ये काफी डिसाइसिव होता है। ये सेकंड वाला रिटेस्ट के बाद अगर शॉर्ट साइड में पोजीशंस कोई बनाता है तो। हाँ बोलिए। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? डू यू इन्वेस्ट सम मनी सो दैट व्हेन इट गोस टू द रिटेस्ट यू कैन सेल, बिकॉज इट्स स्टिल लाइक 5-7% ऑफ द अमाउंट। मतलब अगर अभी 1650 के आसपास है तो like this will go up to let's say 1700 or 1750, right? or 1800. हाँ, 1750 से 1800 और RSI भी काफी ओवरसोल्ड है, तो अगर 1750 हाँ, यहाँ पे अगर कोई 1-2 दिन के लिए पोजीशंस बनाना चाहे, ठीक है, 1-2 दिन या फिर मैक्स टू मैक्स 1 वीक, उससे ज्यादा नहीं, तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के वो लोग थोड़ा सा लॉन्ग साइड की तरफ देख सकते हो। लेकिन बात वही है कि मेजर टाइम फ्रेम में जब तक ये चैनल के अंदर नहीं घुसेगा ये इथेरियम, तब तक वो नीचे की तरफ ही मूव देगा या तो कंसोलिडेट करेगा। अगर कंसोलिडेट करता है तो फिर टाइम आपके काफी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर कंसोलिडेट नहीं करता है तो फिर आप एक बहुत सेफ पोजीशंस पे रहोगे कि आपने ये छोटा सा 7% का प्रॉफिट के लिए अपना दाव नहीं लगाया वहां पे, क्योंकि नीचे की तरफ इसका डाउनफॉल जो है ना काफी नीचे हो सकता है इसका। तो फिर वही है कि कैपिटल को आप बचा के रखो। मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग फिलहाल के लिए बुलिश व्यू में अगर प्ले करना है, बहुत ही रिस्की ट्रेडर जो लोग हैं, बहुत ही मतलब खतरों के खिलाड़ी टाइप ट्रेडर जो है, खतरों के खिलाड़ी टाइप ट्रेडर जो है, हाँ 5-7% के लिए खेलना चाहते हैं वो लोगों के लिए वो है। बाकी अगर कोई सेफ बेट थोड़ा सा प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए तो सेकंड वाला ऑप्शन सही रहेगा। ये हो गया इथेरियम। 1992 का जो था 1992 स्कैम, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं तो रिस्क नहीं, ऐसा कुछ था। तो आई थिंक यहाँ पे 60% का जो प्ले है ये काफी गारंटीड प्ले है मेरे हिसाब से। So if you want to take a risk, I think you can take a risk. देखो मैं एक्चुअली जब भी ये पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ ना, तो मैं ये मान के चलता हूँ हम लोग का जो मैक्सिमम व्यूअर्स है वो लोगों का कैपिटल पहले सेफ, और वो लोग मतलब अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कुछ महीनों से या फिर लगता है 1-2 सालों से कर रहे हैं ट्रेडिंग। जो लोग बहुत ही प्रो हैं उन लोग को पता होता है कि स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, कहाँ पे हमको निकलना है, वो लोग के लिए तो ठीक है, वो लोग निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई सामने बैठ के देखते रहेंगे, अरे इमरान, मतलब वो रात को सोएंगे सुबह उठ के देखेंगे कि 15% नेगेटिव हो गया फिर वो क्या करेंगे? सीईओ था FTX का सीईओ, तो वो कभी स्टॉप लॉस सेट नहीं करती, शी यूज्ड टू प्ले ब्लाइंड इसीलिए वो सीईओ है या तो आड़ नहीं तो पार हो जाएगा। अच्छा, तो आई थिंक बुल मार्केट में ये सब चलता है, बियर मार्केट में यू शुड नॉट डू दिस रिस्की प्लेस, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। But in general, मेरे हिसाब से I think like this 6-7% or 5-7% is like a guaranteed thing that you can get. We can see it next week or maybe in 2-3 weeks कि ये होता है कि नहीं होता है, but मेरे हिसाब से ये होने वाला है, mainly because the RSI is oversold, less than 50%. रिस्की ट्रेडर्स जो है, एक्चुअली होता क्या है क्रिस, मैं आपको एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जाना चाहूंगा, ठीक है। इस जोन में आप देख लो, लगभग RSI अभी जो है ना वो इसके पास है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, RSI तो बड़ा है, प्राइस थोड़ा सा बड़ा है और काफी टाइम लिया है ये बढ़ने के लिए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ट्रेडर होगा ना, तो वो ट्रेडर का मेंटालिटी ये होना चाहिए कि मुझे बहुत ज्यादा दिन के लिए वेट नहीं करना है, फिर तो वो इन्वेस्टर हो गया, नहीं है ना। एक हफ्ते उसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में
क्विक रिटर्न चाहिए होगा। एक दो हफ्ते के लिए अगर आप वो ट्रेड करते हो विद शॉर्ट लॉस स्टॉप लॉस एट दिस रेंज कि मेरे को इससे नीचे नहीं जाना है, तो द थिंग ओनली यू लूज इज द ट्रेडिंग फीस। डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस रख के फिर वो वही है, लेकिन वही है कि जो खतरों के खिलाड़ी है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, वो स्टॉप लॉस सेट करके फिर थोड़ा सा देख सकते हैं अपसाइड के लिए, वही 5-7%, दैट्स इट। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ही एकदम से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कांड हुआ है ना बहुत सारा। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग एक चीज बोलेंगे, वो है रिपल के बारे में। रिपल का जब न्यूज आया था यहाँ पे चला गया था, फिर हम लोगों ने जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो रिपल लगभग इस जोन में था, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। तभी हम लोगों ने बोला था कि ये जब तक इसका हाई क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, या फिर एटलीस्ट 0.9 के पास जब तक नहीं जाता, आप लोग उसमें मत घुसो। तब बहुत सारा न्यूज आ रहा था रिपल के बारे में। अभी देखो रिपल का क्या हाल है, फिर से उसी प्राइस के आसपास चला आया न्यूज से पहले जहाँ पे था। तो आप लोगों को ना न्यूज के ऊपर, मतलब न्यूज फॉलो डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन न्यूज के ऊपर बेस करके आप लोगों को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को उसका फंडामेंटल देखना चाहिए और उसका टेक्निकल चार्ट्स वगैरह क्या कह रहा है वो देखना चाहिए। सारा इंडिकेटर्स आपको क्या किस तरफ दिशा दिखा रहा है वो आपको देखना चाहिए, फिर जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो फिर यही हालत होगा। मैं इस व्यू के अगेंस्ट में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप न्यूज देखते हो और आपको बहुत ज्यादा बुलिश न्यूज दिखने को मिलता है, दैट इज द टाइम यू शुड सेल। और अगर आप देखते हो कि बहुत खराब यहाँ पे एक कहावत है, बाय द रूमर सेल द न्यूज, तो वही है, वही होता है मार्केट में। तो करेक्ट, मतलब जब भी आप कुछ देर पहले देख रहे थे कि लैरी फिंक आए, उन्होंने आके कहा कि बिटकॉइन इज गोइंग टू गो अप, इज द ग्लोबल करेंसी, ये वो बहुत सारे ऐसे लोग आए। माइकल सेलर ने भी अभी रिसेंटली कहा था कि बिटकॉइन का कुछ मतलब बहुत बड़ा होने वाला है, एंड देन सडनली ऐसा कुछ रूमर्स आया कि उन्होंने कोई एनालिस्ट हायर किया है कि गॉट 750K वर्थ ऑफ बिटकॉइन बाय मिस्टेक। तो ये सब जब न्यूज आ रहा था तो आई वाज वेरी श्योर कि मार्केट नीचे जाने वाला है। सो दैट्स व्हाई आई वाज क्वाइट नो प्रेडिक्टिंग कि आई थिंक BTC इज गोइंग टू 25K और 26K, तो इट्स अराउंड देयर। तो अभी मेरे को ये लगता है कि मार्केट इज ओवरसोल्ड, सो मेनी बैड न्यूज आर देयर, so now people will be shorting। तो अभी शॉर्ट लॉस मतलब शॉर्टिंग विद लेवरेज, तो अभी स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस मार्केट इज गोइंग टू पम्प 5-7-10% अप फ्रॉम हियर, एंड देन इट्स गोइंग टू कम डाउन। दैट्स यहाँ पे 2-3 चीज और फैक्टर इन करना होगा। जो मंथली पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगे ना, वो वाला वो मतलब पॉइंट जो है यूजर्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगस्त का जो है वो मंथली एक्सपायरी जो है उस डे पे हो क्या रहा है वो एक्चुअली देखना है। अगर नया पोजीशन यहाँ पे बना होगा इस मंथ के लिए, तो फिर तो वो तो एक्सपायर कर जाएगा, तो उसका रोल ओवर नेक्स्ट मंथ पे हो रहा है कि नहीं, या फिर उसका रोल ओवर मतलब ये चीज या तो रोल ओवर होगा या फिर नहीं होगा। रोल ओवर अगर हो रहा है तो फिर आप लोग पक्का रहो कि वो होने वाला है, कंटिन्यूएशन उसी का होने वाला है। ये तो प्रोस के लिए हो गया, मैं बोल रहा हूँ एकदम सिंपल नॉर्मल लोगों के लिए जो मार्केट्स नहीं देखते हैं, जिनको पता नहीं कि क्रिप्टो में क्या चल रहा है। तो इन जनरल जब भी आपको न्यूज में दिखा रहा है कि क्रिप्टो का ये हुआ है, क्रिप्टो ये यहाँ पे ये हुआ है, बिटकॉइन का प्राइस अभी 100K जाने वाला है, ये वो मतलब एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन कि बिटकॉइन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट करेंसी रिजर्व, गोल्ड को टॉपल करने वाला है। तो ये सब न्यूज जब भी आपको देखने को मिलता है, दैट इज अ टाइम यू शुड सेल इन जनरल। एंड जब भी आपको सब बोल रहे हैं कि नहीं मार्केट बहुत खराब है, अभी बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, अभी तो 10,000 के नीचे 5,000 के नीचे जीरो चला जाएगा, सो दैट इज अ टाइम यू शुड बाय। क्योंकि जनरली पीपल हु आर इंस्टीट्यूशंस दे वांट यू टू सेल सो दैट दे कैन बाय एट चीपर प्राइस, एंड जब ऊपर जा रहा है दे वांट यू टू बाय बिकॉज दे वांट टू सेल, बिकॉज यू आर देयर एग्जिट लिक्विडिटी। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, यू आर जस्ट अ पर्सन हु वांट्स टू गैम्बल ऑन क्रिप्टो, तो आप न्यूज खोलो, देखो क्रिप्टो के बारे में कैसा न्यूज आ रहा है। अगर सब न्यूज पॉजिटिव है तो सेल, और सब न्यूज नेगेटिव है तो बाय। आई थिंक ये 90% ऑफ द केसेस में स्टॉक मार्केट के लिए भी काफी एप्लीकेबल है। ये मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ क्रिस के साथ। अगर इस टाइप का प्ले अगर कोई करना चाहता है तो फिर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा प्रॉफिट का, अगर वो स्टिक करके रहे सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम में, ऑल्ट कॉइन में ना जाए, गलती से भी ना जाए, नहीं तो फिर ऑल्ट कॉइन में चले जाओगे तो फिर आप तबाह होने का पूरा एकदम प्रोबेबिलिटी रहेगा उधर। मैं इथेरियम को लेके भी नहीं, मैं सिर्फ बिटकॉइन को लेके बोल रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ सुनाई दे कि हाँ बिटकॉइन ये हुआ, बिटकॉइन वो हुआ, यू नो दूसरे कंट्रीज के रिजर्व बैंक बिटकॉइन खरीद रहे हैं, सो ऑल आर बुलिश न्यूज। मार्केट में कोई भी खराब न्यूज नहीं है,
दैट इज द टाइम यू शुड सेल। और अगर आपको सिर्फ खराब न्यूज़ ही देखने को मिल जाए कि हाँ बिटकॉइन का भी कुछ नहीं होने वाला, ये जीरो हो जाएगा, सब माइनर्स बंद हो गए हैं, चाइना क्रैकडाउन कर रहा है, यूएस बंद कर रहा है, G20 में इंडिया ने ये लॉ ला दिया है इसलिए बिटकॉइन को खत्म हो जाएगा, मतलब whenever you are hearing negative news, that is the time you should buy. That's like a general trend, and if you don't know anything, this is something you can keep in mind before making a decision. अभी शौविक ने कहा कि buy the rumor, sell the news. So sell the news. This is how you sell the news. So according to this theory, like, is this the right time to buy? मेरे हिसाब से कि For whom? जैसे No, the question would be for whom? for whom? For trader or for investor? For Investor के लिए तो traders हर के लिए तो आपने बता दिया। इन्वेस्टर के लिए तो 30K के नीचे 30K के नीचे good मैं time, हमेशा ही yeah. बोलता रहता हूँ, जब तक 5000 का मतलब फॉल आता है, 5000 या फिर 4000 का फॉल आता है, हर एक 4000 या 5000 के फॉल में उनको 10% करके लेना चाहिए, खरीदना चाहिए। यही सही रहेगा। और ट्रेडर्स के लिए भी मेरे हिसाब से ऐसा होने वाला है कि ट्रेडर्स को तो काफी सारा देखना होता है, टेक्निकल्स वगैरह, और वो लोग मतलब ट्रेडर्स एक्चुअली क्या है ना, ट्रेडर्स डिफाइंड नहीं है कि वो कोई ट्रेडर होता है जो स्कैल्पर होता है, और जो इंट्राडे होता है जो कि 2 दिन का होता है या फिर कुछ घंटे का होता है, उसका स्पैन बहुत बड़ा है, तो फिर आप एकदम पर्टिकुलर से नहीं बोल सकते कि ट्रेडर के लिए ये करना चाहिए। पहले डिसाइड करना होगा कितना टाइम, मतलब हाउ लॉन्ग दे वुड लाइक टू होल्ड देयर पोजीशन, फॉर 1 डे, 2 डे, 1 वीक, 2 वीक्स। तो मेरे हिसाब से अगर कोई 1-2 हफ्ता के लिए प्ले करना चाहता है, लेट्स से आज 20 अगस्त है, कोई इस मंथ के एंड तक प्ले करना चाहता है, सो देयर इज अ चांस इस मंथ के एंड पे वी विल सी अ बिगर लो, मतलब and there's also a chance we will see it going up from 26 to let's say 27K, 27.5K maybe, because यहाँ से थोड़ा सा ऊपर खुद ही सोचो ना क्रिश, आप खुद ही सोचो 29 से 26 आ गया, ठीक है, 26 का नीचे गया है क्या? 25,600, तो लगभग 3,500 मान सकते हो, 3,500 पॉइंट जो बंदा छोड़ दिया, वो बंदा 1,000 पॉइंट के लिए ऊपर प्ले करके क्या करेगा? अरे प्ले करके कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये एक प्ले है जो मेरे हिसाब से हो सकता है अभी, एंड आई एम नॉट, लेकिन पैसा, मेजर पैसा तो बना होगा 3,500 जिसने प्ले किया उसके पास ना, ये तो क्योंकि वो मतलब काफी कन्विंसिंग था वो वाला मूव। नहीं, बात ये हम लोगों ने बहुत बार, आपने भी बहुत बार डिस्कस किया था लास्ट वीक को, मैंने भी बोला था लास्ट वीक को कि वो अगर दरवाजा खोला 29,000 का तो सीधा नीचे जाएगा, ये बहुत जल्दी से जाएगा। तो मतलब ये नहीं ना कि अगर आप एक चीज मिस कर गए तो दूसरा चीज आप नहीं करोगे। ऑफ कोर्स यू हैव मिस्ड अ बिगर gain, it doesn't mean you will not do a thing that is also that may also make you a gain, right? तो ये मेरा लॉजिक है। I am not a trader by profession, but since I have worked in crypto exchange, I have seen market movements based on lot of things. तो यहाँ पे एक चीज जो मैंने हमेशा ही देखा है कि मार्केट जब भी बहुत ज्यादा गिरता है, there is a relief bounce, हम लोग उसको relief bounce बोलते हैं हम लोग के हिसाब से, and then there is a small bounce of 5, 7, 10%, less than 10% most of the time, कि जहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर उठता है, then there is a bigger crash. तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो मेरे हिसाब से you will see lowers, much lows like 20K or around there, 20-23K in this year. और अगर आप ट्रेडर हो जो कि 2 हफ्ते के लिए कर सकते हो प्ले, तो I think you can keep a stop loss and try to get this 5-7% gain again, and then there will be a downfall again. So that is my thing. And September, October, November, December, लास्ट 4 महीना बाकी है। क्रिसमस आने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमेशा क्रिप्टो प्राइसेस गिरता है, स्टॉक प्राइसेस गिरता है, बिकॉज पीपल वांट टू टेक आउट देयर प्रॉफिट्स एंड दे वांट टू स्पेंड। फेस्टिव सीजन आता है ना, तो फेस्टिव सीजन में स्पेंडिंग होता है। करेक्ट, तो स्पेंडिंग के लिए पीपल वांट टू टेक आउट देयर प्रॉफिट, तो यहाँ पे मार्केट गिरेगा ही, मतलब फॉर श्योर। तो क्रिप्टो मार्केट्स इज आल्सो लाइक वेरी हाईली कोरिलेटेड विद स्टॉक्स राइट नाउ, तो इसीलिए और एटलीस्ट इट वाज टिल सम टाइम, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में भी क्रिसमस के पहले प्राइस गिरता है। तो फ्रॉम नाउ टिल एंड ऑफ द ईयर आई थिंक यू विल सी much lower lows moving forward. That's my 2 cents, and not a financial advice again, it's just what I think. सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स XREX, एक फिएट क्रिप्टो एक्सचेंज का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसके कारण ये शो संभव हो पाया है। 2020 से XREX हमारा पसंदीदा क्रिप्टो एक्सचेंज रहा है, जो कि पूरा विश्व में उपलब्ध है। अगर आपके पास XREX अकाउंट नहीं है तो आप जल्दी से नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। XREX ऐप में कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि आप सेफली USDT, USDC, यहाँ तक USD द्वारा भी क्रिप्टो खरीद सकते हैं। XREX एक्सचेंज में ताइवान का नेशनल डेवलपमेंट फंड ने इन्वेस्ट किया है, जो कि एक सरकारी निवेशक संस्था है, और ये एक्सचेंज दुनिया के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
आप इस ऐप में बिटचेक के द्वारा किसी भी एक्सरेक्स वॉलेट में फ्री में क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब P2P ट्रांसफ़र के लिए आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। आप इसी एक्सरेक्स ऐप में बिटचेक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा सुरक्षित तरीके से P2P कर सकते हैं। और एक फ़ीचर इसमें हाल ही में ऐड किया गया है जिसमें आप ग्रिड ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटेड बॉट द्वारा किया जाता है। डाउनलोड लिंक नीचे मेंशन किया गया है। चलिए इसके साथ हम लोग बाकी न्यूज़ कवर्स करते हैं। बाकी न्यूज़ में है कि शिप लेयर 2 जिसको शिबेरियम बोलते हैं, 1.7 million worth of Ethereum has got stuck on its bridge and it's because of a technical issue. So people have commented कि if you are using this, please don't use it, temporarily stop using Shibarium. And हम लोग को दर्शक के लिए भी यही कहना है कि if you are somebody who is trying to use Shibarium, do not use it. Your Ethereum might get stuck. Coinbase suspends USDT DAI and RAI trading for Canadian users. So last month, Coinbase has launched in Canada. So Canadian users started at the end of this month, and they have already put it after 31st August, you will not be able to trade this RAI, DAI and USDT in Canada. And if you have these, you will be able to withdraw. I think this is more of a regulatory reason कि ये उन्होंने ऐसा किया है. And if you are consider कि हाँ Coinbase has direct investment in Circle USDC and they want to promote USDC volume, so they might also be another reason कि they only want people to use USD or USDC based trading pairs. इससे क्या होता है कि Coinbase has good on and off ramps which is very cheap compared to रीबैलेंसिंग राई दाई एंड यूएसडीटी. तो जब भी आपके पास कभी भी राई दाई यूएसडीटी कम हो जाता है, यू हैव टू गो एंड बाय इट फ्रॉम द ओपन मार्केट और फ्रॉम अदर प्लेसेस, सो दैट इज कॉस्टली. तो इसीलिए वो या राई दाई यूएसडीटी पेयर्स को क्लोज करके यूएसडीसी यूएसडी पेयर्स को यूज करवाना चाहते हैं ताकि उनका रीबैलेंसिंग कॉस्ट कम हो. ये और एक रीजन हो सकता है. Tether is closing its support for Kusama, Bitcoin Cash SLP and Omni. So Kusama is the test chain for Polka Dot. Bitcoin Cash SLP अभी तो इसे कोई यूज नहीं करता है. And Omni layer, I think this has been dead for a while as well. But although I think Omni layer was one of the first blockchains जहाँ पे USDT launch हुआ था back in 2014-15. So they are doing it mainly because उनको ज़्यादा चेन्स में USDT mint and burning का वो प्रेशर ना रहे, and they always don't have to worry about कि किस चेन में बर्न करके किस चेन में डालना है. ये एक रीज़न हो गया. दूसरा रीज़न ये हो गया कि ऑल द चेन्स दैट आर कमिंग, लाइक जैसे समझ लीजिए अभी रिसेंटली सुई और एप्टोस आया है, तो देयर इज प्रोबेबली नो नेटिव USDT ऑन चेन मिंटिंग एंड रिडेम्पशन. तो वहाँ पे शायद वो इसको यूज़ करना चाहते हैं, दे वांट टू फैसिलिटेट दैट. So for Tether to see which chain is more profitable, they have to find कि market कहाँ पे जा रहा है. So most probably base में भी USDT minting native भी हो. So this is I think a very normal news. It's a business decision, nothing else. Similarly और एक business decision पे आते हैं जहाँ पे OpenSea is saying कि they will stop any new listings from BSC NFTs. Whichever BSC NFTs are there, they will allow them to be listed and they will take offers. But henceforth, they will stop BSC NFTs on their side. This is also a business decision क्योंकि BSC NFTs में fraud NFTs को ढूंढना काफ़ी difficult हो जाता है. And people can easily fraud using OpenSea, which is a open platform. जो normal users है उनको fraud NFTs और मतलब actual original NFTs के बीच में difference नहीं पता है कि किस तरीके से smart contract को read करे, किस तरीके से they do the judgment कि this is a fraud and this is not a fraud. तो इसीलिए वो fraud को stop करने के लिए ये decision लिए हैं. और इतने सारे खराब न्यूज़ के बाद एक अच्छी न्यूज़ में आते हैं, और शायद इनका ये आखिरी अच्छा न्यूज़ है और ओनली अच्छा न्यूज़ है. I would say SEC sets to get green light for Ethereum future ETFs. तो spot ETF में तो अभी काफ़ी टाइम है. I think by January they have to make a decision. But futures ETFs में they are going to say yes. इससे किसी का फायदा ज़्यादा नहीं होता है और नुकसान भी ज़्यादा नहीं होता है. So I think it's a very neutral decision. अगर स्पॉट ETF होता तो क्या होता कि बिग एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाइक BlackRock या
कैथे वुड का आर्क इन्वेस्ट, ये सब Coinbase जो कि लिस्टेड कंपनीज है. If ETFs is launched, then anybody can buy this ETF and hold the underlying asset. पर जब ये फ्यूचर्स है तो फ्यूचर्स ETFs में क्या होता है, ये डेरिवेटिव हो गया. तो डेरिवेटिव विल नॉट मूव द मार्केट एज बैडली, क्योंकि डेरिवेटिव्स में कोई भी आके बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाएगा. People will buy the derivatives, they will play it around. Yes, some degens will also make money out of putting in leverage on derivatives. Yes, but spot में होता तो क्या होता है, spot ETF अगर मतलब green light मिल जाता है spot ETF को, then institutional money will flow into spot ETFs. So that is the difference why spot ETF is more important than future ETFs or एक्चुअली मेरा एक क्वेरी है, वो है कि एक्चुअली फ्यूचर ETFs अगर आप मानते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मंथली फ्यूचर्स में हो रहा है या फिर वीकली हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा सीन आप समझाएंगे? फ्यूचर ETFs जो होता है जनरली क्रिप्टो में कोई एक्सपायरी नहीं होता है, राइट? वेरी फ्यू हैव, वो तो ठीक है, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, करेक्ट, तो यू कैन रोल इट ओवर. तो यहाँ पे दे आर सेइंग कि एजेंसी इज अनलाइकली टू ब्लॉक द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है दैट कुड बी लिस्टेड बाय अक्टूबर, तो अभी भी 2 महीने का टाइम है. तो nobody, अभी आई एम नॉट श्योर कि लाइक दैट विल बी मंथली एक्सपायरी और क्वार्टरली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी. तो अगर जनरली मंथली एक्सपायरी होना चाहिए, दैट इज द नॉर्मल लॉजिक. बट अगर वीकली एक्सपायरी होता है तो देन द वोलेटिलिटी विल नॉट बी देयर, और वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होगा तो people will not going to buy these ETFs, right? So hopefully I think it will be a monthly ETF, यहाँ पे expiry monthly होगा, and then this will give a basic teaser to the institutions कि what is in store for crypto. Actually यहाँ पे एक फायदा हो सकता है सेलर्स के लिए, क्योंकि फ्यूचर्स का जो प्राइस रहता है ना, प्रीमियम प्राइस रहता है, तो एटलीस्ट वो अगर वहीं पे अगर क्लोज भी हो गया ना मार्केट, तो प्रीमियम जो है वो प्रीमियम मिल जाएगा. और यहाँ पे काफी बड़े प्लेयर्स ही प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो मार्जिन रहेगा ना. तो एक्चुअली बात ये होता है कि रिटेल के लिए तो ये रास्ता बंद है फिलहाल के लिए, मतलब उस स्केल पे. इथेरियम फ्यूचर्स का जो ETFs है, इथेरियम फ्यूचर्स का ETFs इज जस्ट लाइक टीजर बिफोर द मूवी कि स्पॉट ETF आने वाला है. दिस इज समथिंग यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ बिफोर, क्योंकि इतना वोलेटिलिटी कोई भी मार्केट में नहीं रहता है. कमोडिटीज में भी अगर देख लो तो, या मेटल्स में, कोई भी मार्केट में आप देख लो तो इतना वोलेटिलिटी नहीं रहता है जितना क्रिप्टो में रहता है. एंड ट्रेडर्स लव वोलेटिलिटी, राइट? तो फ्यूचर्स में जाके जब वो खेलेंगे एंड दे विल सी व्हाट काइंड ऑफ वोलेटिलिटी इज देयर, देन दे विल हैव एन आइडिया कि व्हाट टू डू व्हेन ETFs, स्पॉट ETFs आर लॉन्च. तो मेरे को लगता है कि SEC इज जस्ट ट्राइंग टू एडुकेट पीपल इन अ गुड वे, तो इसीलिए दे आर ट्राइंग टू डू अ ग्रीन लाइट टू फ्यूचर्स ETF बिफोर स्पॉट ETF. इट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन and I made everything up. But in general ऐसे ही होता है. तो चलिए इसके साथ हम लोग लास्ट न्यूज़ में आते हैं, जो कि है फायर चेन के ऊपर. तो फायर चेन के ऊपर ये बोला गया है कि दे हैव चेंज देयर टोकनॉमिक्स मल्टीपल टाइम्स, दे हैव रेज्ड मनी फॉर 2 years, they have raised $100 million from one investor who also recently put in another $100 million in a security company, I think. So this is a very valid kind of response from the community. अगर आप इस पे भी जाते हो उनके पोस्ट में, तो वहाँ पे लोग भी बोल रहे हैं डोंट डिलीट कमेंट्स, टेल एवरीवन व्हाट यू डिड विद योर प्राइवेट इन्वेस्टर्स. तो अगर कोई चेन 2 साल तक पैसा उठाया हुआ है एंड दे आर नॉट बीइंग एबल टू लॉन्च समथिंग ऑन द मेन नेट एंड दे हैव रेज्ड क्वाइट अ बिट ऑफ मनी, आई एम नॉट सेइंग दे हैव रेज्ड few $million and they don't have money. So I think the community deserves the right to know कि चल क्या रहा है. And from what I have heard from the market, when you reach out to Firechain developer relationships or people in the development team, you don't get a response. तो generally ऐसा नहीं होता है. जब भी आप कोई chain पे reach out करते हो, people are willing to help you on the development side. चाहे आपको fund दे या ना दे, that's a different story. But they are willing to help you on the development side, like on the resources side. But ये एक ऐसा chain है जहाँ पे कोई काम करने के लिए राजी नहीं है. I think this has become like a government chain, जहाँ पे लोग काम नहीं करते, बस सैलरी लेते हैं. So hopefully maybe they are moonlighting. शायद तो maybe but this is something very weird. तो अगले 1-2 साल में तो पता चल ही जाएगा कि Firechain is actually a chain, or they wanted to do a scandal, or they will launch like EOS and they will just vanish away.
So depending on what and like anything, right right now वो चाहे तो अभी OP में जाके उनका stack लेके they can create something and launch it as well. So there are many ways to do a normal launch, but actually whatever they have said, they have gone back on it multiple times. तो tokenomics में भी आप देख लो, या generally ऐसा नहीं होता है कि अभी आप safe sign करते हो अपने investor के साथ, तो your tokenomics you remains fixed because you are liable to the investor. तो यहाँ पे जो investor ने पैसा भी दिया है, जो majority investor है, I'm not sure why they have given such a big amount of money. Do they have some vested interest? Everything has to be इंटरनल क्लैश चल रहा है यहाँ पे. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर फाउंडर वी लिमा leave team even before launch and accused them as well. Check comment section, but now he is refusing. तो ठीक है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है. If they have raised $100 million, founder is unhappy, maybe he had been given more cash allocation and he comes back again. So these kind of things happen. But 2 years, no chain has been launched. Nobody in my network I know is building on Fire chain. Is a very weird thing, especially for a L1. Like L2 होता तो भी समझ में आता कि ठीक है, कोई एक ऐसा L1 चूज कर लिया है जो L1 खुद क्लोज होने वाला है, then you are building L2 on it, so you're fucked. But this is an L1, so I don't know what they are building and when they will finish building. I think at some point it will ignite fire in the market. Hopefully that's going to happen. It's already in fire, just that it's not so big that सब चीज जल रहा है, but अभी तक just like so we are starting to smell, right? So there is something burning. We are starting to smell it. So yeah, it's the smoke before the fire that we are talking about. But yeah, जो कृष्ण ने कहा, the DevRels reply नहीं करते हैं, and they are sponsoring a lot of hackathons in India. But उसमें भी there is no clear documentations. Most of the hackathons में बहुत लोग बनाते नहीं है Fire पे, because they don't understand what is the tech stack, क्या बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए. We have not seen any successful projects on them. And the private investors community, yeah, for 2 years, it's not 2 months, it's not 2 and quarters. And the funny part is like the founders have themselves promoted their tweets and their profile in Twitter, LinkedIn so much without focusing on the project. So it's more like the founders are कि उनके तरफ eyeballs लेने के लिए. Founders का क्या है? Founders will take money from investors. वो अगर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाएंगे, they will stay in 5-star hotels with investors money. They will say I am not taking any salary, I am only taking tokens. तो अगर token fail हो जाता है, they would have lived a 5-star life for few months, few years, and after that they will say since I have not taken any money, I have not done any scam. But actually क्या हुआ? Investors are taken for a ride, and in this case, this particular investor has also invested in another project which nobody had heard of before much, and they also invested $100 million. So nobody knows how this money is coming. Also, I think there has been a talk in the media if they have this money to invest or not. Firechain के case में यही है कि if they have received the money, they have never really said how much they have received from where. Is it in crypto? Is it in cash? None of those things there. So clarifications के मामले में I think there is a lot to be desired from this project. Hopefully within a year or two, this project will either boom or burn. The chances of burning are much higher than booming, as far as we can see right now. तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक खत्म करते हैं, and with this let's give it to Sam for the closure. Sure. So thank you guys for watching, and with this हम लोग आज का जो कांड का जो एपिसोड था वो खत्म करते हैं, and we hope that next week as Krish mentioned he will see some retest and we'll see some green things, and कुछ positive news होगा हमारे पास भी शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ. So till then मजे लीजिए इस मार्केट का, and wait till the next podcast, and keep following us, keep subscribing, keep sharing this to your friends so that उनको भी पता चले कि क्या हो रहा है मार्केट में और कैसे उनको सेफली और एक बढ़िया डिसीजन बना सकते हो क्रिप्टो मार्केट्स में. So with this I'll say bye bye to you guys right now. See you again tomorrow. Thanks. Bye bye.